आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण को जानेंगे। आईयूपीएसी नामकरण के पूर्व हमें कुछ लिगेंड्सों की आवश्यकता होगी जो नामकरण में आवश्यक रहेगा। तो आप इन लिगेंड्सों के नाम पहले कॉपी में लिख लें। तो यहाँ पे जब लिगेंड्स रहेगा H2 जल तो उसे हम बोलेंगे एक्वा, एमीन, NH3 रहेगा तो उसे बोलेंगे एमीन, CO को बोलेंगे कार्बोनेट और NH2 CH2 CH2 NH2 जो कि एक द्विदंत लिगेंड्स है, इसका नाम रहेगा एथेन 1,2 डाई एमीन या एथिलीन डाई एमीन। ये जो सभी हैं ये कैसे लिगेंड्स हैं? उदासीन लिगेंड्स। ऐसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो, ऐसे इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना। तो ये आपका द्विदंत लिगेंड्स है और ADTA षडदंत लिगेंड्स है। इस पर 2- आयन है, 2- आवेश है, उस पर 4- आवेश है। ये नाइट्रोसोनियम आयन धनात्मक आपका लिगेंड्स है। इसके अलावा कुछ ध्यान रखेंगे, जब आपका संकुल ऋणात्मक रहेगा तब वहां पे केंद्रीय धातु आयन के नाम में परिवर्तन होगा। जैसे आयरन को लिखेंगे फेरेट, दूसरा सिल्वर को लिखेंगे अर्जेंटेट, गोल्ड को लिखेंगे ऑरेट, ऐसे ही प्लेटिनम को लिखेंगे प्लेटिनेट, निकल को लिखेंगे निकलेट, कोबाल्ट को लिखेंगे कोबाल्टेट। तो जो उपसंयोजी यौगिक हैं उनके हम लोग आज आईयूपीएसी नामकरण को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के माध्यम से एक एक उदाहरण लेते जाएंगे और आईयूपीएसी नामकरण को समझते जाएंगे। हम लोग ये जान लें कि जो आईयूपीएसी है उसका पूरा नाम क्या है। आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कक्षा 11वीं में इसके बारे में आपने विस्तार से जाना होगा कि क्यों हम आईयूपीएसी का उपयोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनका नाम सामान्य तौर पर अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में या पारंपरिक तौर पर रहते हैं, जिन्हें हम विश्व लेवल पर वो पहचान नहीं दिला पाते। तो आईयूपीएसी एक ऐसी संस्था है जो किसी यौगिक के नाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करती है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, हालांकि वो उपसंयोजी यौगिक नहीं है, जैसे मार्स गैस या बायोगैस, ये हम लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नाम मैथेन। तो यहाँ पे आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि कक्षा 12 में उपसंयोजी रसायन वाला अध्याय है, तो यहाँ पे उपसंयोजी यौगिक वाले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, उपसंयोजी यौगिकों के नाम को समझेंगे। तो यहाँ पे जो उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण का प्रथम नियम होता है, वह कहता है कि उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम धनात्मक धातु आयन का नाम लिखते हैं और सबसे अंत में ऋणात्मक आयन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई उदाहरण है FeCN6K4, हमारे पास एक यौगिक है। अब इसका हमें क्या करना है? आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो प्रथम नियम कहता है सर्वप्रथम धनात्मक धातु आयन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा आयन मंडल में ये आपको धनात्मक धातु आयन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप कोशिश कर लें कि पहले संकुल को आप अलग अलग कर लें। जैसे यहाँ पे तोड़ के देख लें तो यहाँ पे टूटेगा 4K+ और FeCN6 यहाँ पे आपको ये जानकारी लग जाएगी कि जो हमारा संकुल है, यहाँ पे जो बड़े ब्रैकेट वाला अंदर का जो भाग है पूरा संकुल है, वो कैसा है? ऋणात्मक है। आगे नियम में आएगा कि यदि संकुल ऋणात्मक होता है तो कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अभी केवल आप ये जान लें कि यहाँ पे जो संकुल है वो ऋणात्मक है। कारण क्या है? किससे कौन जुड़ा है? यहाँ पे धनायन जुड़े हैं, तो धनायन जुड़ेंगे तो ये संकुल कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो नियम है वो कहता है कि धनात्मक धातु आयन का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम
और धनात्मक धातु आयन में आप उसकी संख्या को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो पोटेशियम की संख्या को प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। धनात्मक धातु आयन के बाद लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिगेंड्स है हमारा साइनो, और जो संख्या है वो कितनी है 6 को बोलते हैं हेक्सा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो। सामान्यतः साइनो बोलते हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी में देखें तो ऋणात्मक संकुल है उनके लास्ट में लगाएंगे आईडीओ। जो 2004 का परिवर्तन है उसके अनुसार आईडीओ का उपयोग करते हैं। पहले केवल किसका उपयोग करते थे ऋणात्मक संकुल और ऋणात्मक लिगेंड्स में केवल ओ का। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो। जब हमारे पास लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम लिख जाए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। और केंद्रीय धातु आयन कौन है, आयरन। अब चूंकि संकुल कैसा है, ऋणात्मक, तो संकुल ऋणात्मक होने के कारण अब आयरन को आयरन भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट। आयरन को आयरन ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट, क्योंकि कैसा संकुल है, ऋणात्मक संकुल है, फेरेट। ऐसे यदि आयरन की जगह चांदी होता, सिल्वर होता, तो सिल्वर को लिखते अर्जेंटेट। ऐसे यदि गोल्ड होता तो गोल्ड को लिखते ऑरेट। और यदि प्लेटिनम होता तो लिखते प्लेटिनेट। और यदि कोबाल्ट होता तो लिखते कोबाल्टेट। और निकेल होता तो लिखते निकलेट। और कॉपर होता तो लिखते क्यूप्रेट। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे नियम में भी देखेंगे कि जो ऋणात्मक संकुल होते हैं उनके नामकरण के लास्ट में क्या लगाएंगे, 8। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। आप बोल सकते हैं कि प्लेटिनम में 8 लग गया, प्लेटिनेट हो गया, कोबाल्ट में 8 लग गया, कोबाल्टेट हो गया, निकेल में 8 लग गया, निकलेट हो गया। लेकिन आयरन में फेरेट, सिल्वर में अर्जेंटेट, गोल्ड में ऑरेट और कॉपर में क्यूप्रेट। इनमें आप थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा कि 8 से किस प्रकार से परिवर्तन आ गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे। यदि आयरन केंद्रीय धातु है और संकुल क्या है, ऋणात्मक है, तो आयरन न लिख के क्या लिखेंगे, उसके लिए फेरेट लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु आयन का नाम, आयरन है तो संकुल ऋणात्मक है तो आयरन को आयरन न लिख के क्या लिखेंगे, फेरेट। याद रहे कि जो आपका संकुल है, संकुल का जब हम नामकरण करेंगे तो इनमें कोई गैप नहीं रहेगा, बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। इसके बाद हमें लिखनी रहती है ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे यदि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी आएगी +4 -6 में से +4 -2 और -2 सट जाएगा तो +2। तो यहाँ पे जो आयरन की संख्या ऑक्सीकरण संख्या आएगी +2। और ऑक्सीकरण संख्या को किसमें लिखते हैं, रोमन अंक में। फिर यदि यहाँ पे धनायन ऋणायन होता तो आयन लगाते, जबकि यहाँ पे नहीं। चलिए दूसरा नियम दूसरा देख लेते हैं। पहला नियम है सर्वप्रथम धनात्मक धातु आयन का नाम लिखना। तो हमने यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम क्या किया, धनात्मक धातु आयन का नाम लिखा। दूसरा नियम यहीं पे, हालांकि नियम तो आप पहले ही देख चुके हैं, क्या करेंगे, लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम। लेकिन अब दूसरे पॉइंट में हम लोग ये देख लें कि यदि लिगेंड्स एक से अधिक हैं तो क्या करेंगे। लिगेंड्स एक से अधिक होने पर हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जिस लिगेंड्स का नाम पहले आएगा उसका पहले लिखेंगे, और अंग्रेजी वर्णमाला में जिस लिगेंड्स का नाम बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे।
जैसे इस यौगिक में देखिए, इसमें कोई धनात्मक धातु आयन नहीं है, तो हमें धनात्मक धातु आयन लिखने की आवश्यकता नहीं है। धनात्मक धातु आयन के बाद लिखते हैं लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम। अब यहाँ पे दो लिगेंड्स हैं, तो किसे पहले लिखें और किसे बाद में लिखें? तो जो अंग्रेजी वर्णमाला हम जिसका नाम पहले आया उसे पहले लिखेंगे और जिसका बाद में आया उसे बाद में लिखेंगे। अब अपन देखें एमीन का नाम, एमीन ए से चालू हो रहा है, एक्वा भी ए से चालू हो रहा है। एमीन का दूसरा अक्षर एम है और एक्वा का दूसरा अक्षर क्यू है। एम पहले आता है और क्यू बाद में। तो पहले क्या लिखेंगे? एमीन, फिर लिखेंगे एक्वा। हम लोग ये लिगेंड्स वाले में चर्चा कर चुके हैं कि NH3 को एमीन बोलते हैं और H2O को एक्वा बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एमीन है, तो यहाँ पे आएगा 4 क्या बोलते हैं? टेट्रा एमीन। 2 क्या बोलेंगे? डाई। कौन है? एक्वा। फिर इसके बाद क्या लिखना है? केंद्रीय धातु आयन का नाम। कौन है? कोबाल्ट। तो फिर ये देखना पड़ेगा आपको संकुल धनात्मक है ऋणात्मक, तो संकुल धनात्मक है। संकुल धनात्मक हो या उदासीन हो, केंद्रीय धातु आयन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोबाल्ट का क्या लिखेंगे? कोबाल्ट ही लिखेंगे। अब क्या लिखना पड़ती है? रोमन अंक के साथ छोटे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे अमोनिया भी उदासीन है तो इसकी भी शून्य, जल भी उदासीन तो इसकी भी शून्य, बराबर में आएगा +3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +3। अब यहाँ पे धनायन ऋणायन, तो लास्ट में क्या लगा देंगे? आयन। अगला यौगिक ले लेते हैं और नियम समझते जाएंगे। अगला यौगिक ले लें CO Cl2 H2O4 ले लें और बाहर लगा दें क्लोरीन। अब देख रहे हैं आप ऋणायन मंडल में कौन है? क्लोरीन है। तो जो आप देखेंगे सर्वप्रथम धनात्मक धातु आयन का नाम और फिर लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम, लेकिन लिगेंड्स में क्या लगाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला। लिगेंड्स की संख्या के साथ केंद्रीय धातु आयन का नाम। अधिसंकुल ऋणात्मक है तो 8 जोड़ेंगे, हालांकि ये तो धनात्मक रहेगा, क्लोरीन पे ऋणात्मक होता है तो क्लोरीन पे माइनस, संकुल पे क्या आ जाएगा? प्लस। फिर इसके बाद ऋणात्मक धातु आयन, ऋणात्मक आयन का नाम। ऋणात्मक कौन है? क्लोराइड। तो सबसे लास्ट में किसका लिखेंगे? क्लोराइड का। चलिए इसका नामकरण लिख के देखते हैं। सर्वप्रथम क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम क्लोरो से चालू होगा, मतलब C से चालू होगा, और इसका नाम किससे चालू होगा? A से चालू होगा, एक्वा, और इसका नाम है क्लोराइडो, IDO है ना। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा डाई क्लोराइडो टेट्रा एक्वा। इसके बाद क्या लिखना है? कोबाल्ट, केंद्रीय धातु आयन का नाम। कौन है? कोबाल्ट। संकुल कैसा है? धनात्मक। क्या नाम लिखेंगे इसका? आप लिखेंगे इसका नाम कोबाल्ट। फिर लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, तो -2 और -1 -3 और सड़ जाएगा +3। जब तो उदासीन होता है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या शून्य आएगी, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी? +3। और आयन के रूप में क्लोरीन को कैसे लिखेंगे? क्लोराइड। और जो ऋणायन है उसको क्या लिखेंगे? सबसे लास्ट में। तो ये आप अगला नियम आपने देख लिया कि क्लोराइड को क्या लिखेंगे? सबसे लास्ट में। और देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इमीडिएट लिगेंड्स, जैसे
COSCN 6 3-। अब यहाँ पे हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसा लिगेंड्स है, इमिडेंस लिगेंड्स। इमिडेंस लिगेंड्स में जो दाता परमाणु होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं दाता परमाणु कौन होगा, सल्फर। तो कोबाल्ट के नाम से पहले दाता परमाणु का नाम लिखेंगे। जैसे आप देख लेंगे कितने हैं, 6, क्या आ जाएगा, लिगेंड्स की संख्या के साथ हेक्सा थायो थायोसाइनेटो। अब आप लिखेंगे इसमें जो दाता परमाणु कौन है, एस, हेक्साथायोसाइनेटो। और संकुल कैसा है, ऋणात्मक। क्या लिखेंगे कोबाल्ट को, कोबाल्टेट। अब निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, क्या आएगी, -6, उस साइड जाएगा +6, +6 में 3 जाएंगे +3, और क्या लिखेंगे लास्ट में, आयन, क्योंकि धनायन ऋणायन आपको यदि स्पष्ट दिखे तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। अगला उदाहरण देख लें, AgCN4 2-। इसका नाम लिखें। इसका नाम होगा, पहले आप लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम लिख दीजिए। 4 लिगेंड्स है, क्या जाएगा, टेट्रा साइनाइडो अब इसे चांदी है, सिल्वर है, उसको सिल्वर ना लिखे, क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, क्योंकि कैसा संकुल है, ऋणात्मक संकुल है, अर्जेंटेट। फिर लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, -4, उस साइड जाएगा +4, +4 में से 2 जाएंगे, क्या जाएगा, +2, और कैसा क्या लिखेंगे लास्ट में, आयन लिखेंगे। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपको आईयूपीएसी नामकरण करना क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। जैसे अब अगला उदाहरण, जैसे NA2CuCl4H2O। अब हम पहले ये सीख लें कि संकुल धनात्मक है ऋणात्मक, हालांकि हमें थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन और देख लें तो आपको ये पता है कि सोडियम है वो कैसा है, धनात्मक। तो जिससे धनात्मक जुड़ेगा तो पूरा संकुल कैसा होगा, ऋणात्मक। तो ये पूरा जो संकुल है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक संकुल में जो केंद्रीय धातु होती है उसके लास्ट में क्या लगेगा, 8। हालांकि जो कॉपर होता है उसका क्या हो जाता है, क्यूप्रेट। ठीक, देखते हैं क्या हो जाएगा इसका नाम। सर्वप्रथम नियम है आपका, धनात्मक धातु आयन का नाम। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, धनात्मक धातु आयन का नाम, और उसकी संख्या का जिक्र आप नहीं करेंगे आईयूपीएसी नामकरण में। फिर क्या लिखेंगे, लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम, और यदि लिगेंड्स एक से अधिक है तो क्या उपयोग करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करेंगे। फिर अगले नियम में आपने क्या देखा, फिर क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन का नाम, और केंद्रीय धातु आयन में क्या है, यदि वो ऋणात्मक संकुल है, केंद्रीय धातु आयन के नाम में 8 प्रत्यय लगाएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे लास्ट में क्या लिखते हैं, ऋणात्मक आयन का नाम। जैसे यदि यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्लोराइड, सल्फेट होता तो सल्फाइड, है ना। देखते हैं क्या हो जाएगा इसका नाम, सोडियम। फिर इसके बाद आप देखेंगे लिगेंड्स की संख्या के साथ, लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लेकिन क्या उपयोग करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करेंगे। देखिए क्लोरो, इसका नाम है एक्वा, एक्वा नाम क्या आएगा, पहले आएगा, क्या जाएगा, डाई एक्वा। फिर इसके बाद क्लोरीन सी से चालू हो रहा है, क्या जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन का नाम
कौन है? कॉपर, लेकिन संकुल कैसा है? ऋणात्मक। क्या लिखेंगे? क्यूप्रेट। क्यूप्रेट। फिर इसके बाद लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी? -4। -4 में से +2 जाएगा तो बचेगा +-2, और -2 उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा? +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या जाएगी वो क्या जाएगी? +2। अब यहाँ पे किसी प्रकार से आयन का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इस यौगिक का IUPAC नामकरण। देखिए, अब अन्य उदाहरण के माध्यम से और भी देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? जटिल लिगेंड्स लेते हैं थोड़े से, जैसे द्विदंतुल लिगेंड्स या EDTA षड्दंतुल लिगेंड्स का उपयोग करेंगे। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से ही, देखें इनको भी। जैसे COEN4 और Cl2। इसका हमें क्या करना है? IUPAC नामकरण। सर्वप्रथम क्या करेंगे? सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? यहाँ पे धनात्मक धातु आयन का नाम, लेकिन यहाँ पे कोई धनात्मक धातु आयन उपस्थित नहीं। धनात्मक धातु आयन के बाद लिखते हैं लिगेंड्स की संख्या के साथ लिगेंड्स का नाम, और यदि लिगेंड्स एक से अधिक है तो क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम एमीन, इसका नाम इथिलीन डायमीन है, उसका नाम क्या है? क्लोराइडो। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? क्लोरीन का नाम किससे चालू होगा? C से, और इथिलीन डायमीन का नाम किससे चालू होगा? E से। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाए, पहले हम किसका नाम लिखें? क्लोराइडो का लिखेंगे, तो आ जाएगा डाई क्लोराइडो। अब एक जटिल लिगेंड, यहाँ पे इथिलीन डायमीन है जो द्विदंतुल लिगेंड्स है, लेकिन है कैसा? उदासीन है। कितना है? 4। अब लेकिन जो ऐसा लिगेंड्स है जिसमें स्वयं में डाई, ट्राई, टेट्रा का उपयोग होता है, जैसे अभी हम इसकी संरचना देखें, NH2 CH2 CH2 NH2, तो इसका नाम है, यदि इसे हम बोले तो इसका नाम आ जाएगा इथिलीन डायमीन, या एथेन 1,2 डायमीन भी से बोलते हैं, क्योंकि इसी स्वयं में इसके नाम में ही डाई का उपयोग हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के यौगिकों की संख्या को दर्शाने के लिए, 2 को दर्शाने के लिए बिस, 3 को दर्शाने के लिए ट्रिस, और 4 को दर्शाने के लिए टेट्रा किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स है उसमें स्वयं के नाम में, जैसे इसका नाम ही लिख लें इथिलीन डायमीन, तो स्वयं के नाम में ही क्या उपयोग हो रहा है? डाई उपयोग हो रहा है। इसलिए इसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम डाई का उपयोग न करके अलग से शब्दावली का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग किया जाएगा बिस, तो यहाँ पे उपयोग करेंगे बिस। इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या नाम है इसका? एथेन 1,2 डायमीन। लिगेंड्स का नाम। अब लिगेंड्स के नाम के बाद क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु आयन का नाम। केंद्रीय धातु आयन का नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, क्योंकि संकुल तो कैसा है? उदासीन। और यदि संकुल उदासीन है तो केंद्रीय धातु आयन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो यहाँ पे इसका नाम क्या जाएगा? कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या जाएगी +2।